हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। इस सीरीज में आज हम टॉपिक लेकर आए हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। अभी हमारा सेलुलर रिस्पिरेशन में हमने एरोबिक रिस्पिरेशन देख लिया था। आज हम देखेंगे एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन में किस तरह आपका एक्टिविटी होती है, कहाँ पर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं, ये सभी क्या है। आपका सेलुलर रिस्पिरेशन क्या है, पूरी तरह से ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली ग्लूकोज का होता है, आर फ्री एटीपी एंड एनर्जी। अब ये एटीपी जो होती है वो हम एनर्जी की फॉर्म में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये भी आपकी क्या होती है, टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, बेसिस ऑफ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट में आ जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट या फैट या फिर आपके प्रोटीन। तो प्रोटीन को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, याद रखना है आपको। और आपका जो ये फोटो प्लाज्मिक रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है, आपका प्रोटीन है। वहीं आपके जो कार्बोहाइड्रेट और ये सारे ये क्या है आपके, ये आपके कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट है। हम देखेंगे एनारोबिक रिस्पिरेशन। कहने को कहते हैं कि एनारोबिक है, इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंट होती है, बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना एरोबिक और नॉन एरोबिक दोनों ही रिएक्शन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस पार्टिसिपेट नहीं करते, वो अलग बात है, बट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो एनारोबिक हो चाहे एरोबिक हो। तो हमारा क्या है, एनारोबिक कंडीशन है। इसमें क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये भी आपका 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ये किसमें कन्वर्ट होता है, ये 2 पार्विक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पार्विक एसिड जो कि 3 कार्बन एटम कंपाउंड होता है। 2 एटीपी फ्री होता है। ये 2 एटीपी किसमें जाता है, सीएलपी। एसएलपी क्या है आपका, एसएलपी है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, याद है ना आपने। फिर आपका 2 एनएडीएच, ये क्या होता है, इसे ग्लाइकोसिटिक या फिर साइटोलॉक्लिक ये भी बोलते हैं। ये एंटर कर जाता है किसमें, सटल सिस्टम में। सटल सिस्टम ने देखा था एरोबिक में कि 2 तरीके के सटल सिस्टम होते हैं, मालेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम और एक होता है ग्लिसरॉल फास्फेट सटल सिस्टम। तो जो आपका मालेट एस्पार्टेट है तो वहां पर 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जबकि ग्लिसरॉल में कितना होता है, उसमें 36 एटीपी का। उसमें दोनों ही होते हैं, आपके 36 भी हो सकता है 38 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि एफएडीएच के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि एफएडीएच वहां पर 2 मोल बनता है और एनएडीएच भी वहां पर कितना बनता है, 6 एटीपी बनता है। तो यहाँ पर आपका क्या, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझ आया ना कि एरोबिक कहाँ हो रहा है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। वहीं पर एनारोबिक यानी कि फ्रेगमेंटेशन, इसी को एनारोबिक रिस्पिरेशन भी बोलते हैं। ये देखिए साइटोसॉल में ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है, साइटोसॉल में ही आपका एनारोबिक कंडीशन हो रही है और साइटोसॉल में ही आपका एरोबिक रिस्पिरेशन भी हो रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस है, उसमें आपका एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन में दोनों में ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्या होती है। अब ये साइटोसॉल में माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है, तब यहाँ एरोबिक कंडीशन हो रहा है, और आपका एनारोबिक कंडीशन भी साइटोसॉल में ही हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस है ही। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है बट नॉट पार्टिसिपेट दिस एक्टिविटी। यहाँ क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन एनारोबिक। अब यहाँ पर क्या होता है कि लैक्टिक एसिड फ्रेगमेंटेशन होता है और एल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन होता है। लैक्टिक एसिड फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि 2 पार्विक एसिड जो होता है वो चेंज हो जाता है 2 लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल में। 2 पार्विक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा, 2 लैक्टिक एसिड में। वहीं आपके एल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन में 2 पार्विक एसिड 2 एसिटल्डिहाइड या 2 अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, एसिटल्डिहाइड या 2 अल्कोहल में। समझ आया। तो अब लैक्टिक एसिड वाली एक्टिविटी हम देखेंगे। ये 2 आपका क्या, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है। ये जब आपका 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH को फ्री करेगा और 2 ATP मॉलिक्यूल को फ्री करेगा। अब जो ये 2 NADH है ये आपका क्या है, लैक्टिक एसिड में यूज हो जाते हैं बनने में। और यहाँ पर जो 2 पायरुविक एसिड जो लैक्टिक एसिड में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, लैक्टेट डिहाइड्रेट कोएंजाइम यूज हो रहा है। इसकी वजह से जो आपका पायरुविक एसिड है वो लैक्टेट एसिड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बने थे वो यूज हो जाते हैं। तो यहाँ केवल क्या बच रहा है, 2 ATP बच रहा है। फ्रेगमेंटेशन में 2 ही ATP बनते हैं, चाहे वो लैक्टिक एसिड फ्रेगमेंटेशन हो चाहे वो एल्कोहलिक है। अब हम एल्कोहलिक वाला देखेंगे। एल्कोहलिक में देखिए 1 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल है
ये इसमें भी आपका 2 एटीपी फ्री हो रहा है, 2 NADH2 फ्री हो रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है। फिर पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, तो यहाँ पर PDC बन जाएगा। PDC क्या है आपका? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेट, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेट, इसमें कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर क्या बनेगा आपका? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड बनेगा। बट ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड बन रहा है, ये आगे कन्वर्ट होगा 2 अल्कोहल में। तो ये 2 अल्कोहल में जो कन्वर्ट हो रहा है एसिटल्डिहाइड, तो ये 2 NADH यहाँ पर जो बना था, इसका यूज हो जाता है। देखिए लैक्टिक एसिड में भी आपका ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हुआ पायरुविक एसिड में, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बना और 2 मॉलिक्यूल NADH, जो कि यूज हो गया आपका लैक्टिक एसिड बनने में। तो यहाँ बचा 2 ATP। ऐसे ही आपका अल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन में भी क्या हुआ? ग्लूकोज किसमें? पायरुविक एसिड में हुआ, तो 2 ATP फ्री हुआ, 2 NADH2, ये 2 NADH2 यहाँ पर PDC बन गया। अब PDC क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड में। अब एसिटल्डिहाइड से जब अल्कोहल बनेगा, तो ये जो NADH2 फर्स्ट प्रोसेस में था, ये क्या हो जाएगा? यहाँ यूज हो जाएगा अल्कोहल बनने में। और PDC जो बना है, यहाँ पर एंजाइम कौन से यूज हो रहा है? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डी कार्ब। और जब एसिटल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहा है, तब एंजाइम यूज हो रहा है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। ये याद रखने आपको, एंजाइम्स की यार नाम पूछे जाते हैं आपकी, कौन सी एंजाइम। तो ये अल्कोहल बन रहा है तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेट, और जहां पर एसिटल्डिहाइड बन रहा है वहां पर पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेट, ये एंजाइम यूज होता है। और यहाँ पर भी नेट गेन क्या हो रहा है? 2 ATP हो रहा है। समझ लगा कि एनाएरोबिक में 2 ATP फॉर्मेट होता है, जबकि एरोबिक में 36 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है। बट प्लांट में हमेशा हमेशा 38 ATP ही फॉर्मेट होगा। समझ लगा? इस कंसेप्ट में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम देखेंगे कि पायरुविक एसिड का फेट, यानी कि फ्यूचर ऑफ पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड का फ्यूचर देखिए क्या होता है। एक तो वो होता है आपका एरोबिक रिस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आपका एरोबिक जो रिस्पिरेशन है वो कहाँ हो रहा है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, तो ये यहाँ जा सकता है। दूसरा, ये लैक्टिक एसिड फ्रेगमेंटेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तीसरा, अल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन में भी। अब अल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन और एसिड अल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन, ये दोनों के दोनों साइटोसॉल में होते हैं। और एरोबिक रिस्पिरेशन आपका कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज करके पूछता है ना कि आपने समझ नहीं पाते हो कि कहना क्या चाह रहा है वो क्वेश्चन में, और आप कंफ्यूजन में क्या कुछ लगा देते। तो फ्यूचर ऑफ पायरुविक एसिड का क्या है? एरोबिक कंडीशन में जाएगा या एरोबिक रिस्पिरेशन में जाएगा, तो वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रिएक्शन करेगा, 38 या 36 ATP बना डालेगा। अगर वो जाता है फ्रेगमेंटेशन में, तब क्या होगा? लैक्टिक एसिड फ्रेगमेंटेशन और अल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन, जो कि दोनों के दोनों साइटोसॉल में होते हैं। और दोनों का ही एंड प्रोडक्ट क्या? लैक्टिक। अब लैक्टिक एसिड फ्रेगमेंटेशन में पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में और 2 ATP बनाएगा। उसी तरह आपका अल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन में पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा आपके किसमें? एसिटिल PDC में, PDA में, और फिर इसके बाद आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड बनेगा। फिर कहीं जाके 2 NADH जो फर्स्ट स्टेप में बना था उसका यूज करके वहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल बनेगा। और यहाँ पर भी आपका नेट गेन 2 ATP होगा। समझ आया? एनाएरोबिक में 2 ATP गेन होता है, चाहे वो लैक्टिक एसिड फ्रेगमेंटेशन में पार्टिसिपेट करे या अल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन में पार्टिसिपेट करे। समझ आया? अब जो ग्लाइकोलिसिस है या EM पाथवे, उसमें कॉमन है कि आपका चाहे एरोबिक हो चाहे एनाएरोबिक हो, दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस कंडीशन होती है। ग्लाइकोलिसिस क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें? 2 ATP फ्री किया, 2 NADH DPH फ्री किया और पायरुविक एसिड में बन गया। ये दोनों में ही होगा, चाहे एरोबिक हो चाहे एनाएरोबिक हो। फिर आपका फाइनल एक्सेप्टर एनाएरोबिक का कौन होता है? आपका ऑक्सीजन होता है एरोबिक का, और एनाएरोबिक का आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑक्जेलिक एसिड या मैलिक एसिड, ये बन जाएगा। फिर आपका देखिए ग्लाइकोलिसिस, अब हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस किसे, इसे EMP पाथवे भी बोलते हैं। इम्बेडन, मेयरफॉफ या पार्नेस, इन्होंने इसे क्या किया? डिस्कवर किया। तीनों साइंटिस्ट ने एक साथ काम किया था। अब इसमें देखिए या तो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट सेल हो, दोनों में ही
साइटोसॉल में एक्टिविटी होती है। किसमें होती है? ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में होती है, चाहे वो प्रोकैरियोट सेल हो चाहे यूकैरियोट सेल हो। समझ आए? अब ग्लाइकोलिसिस में आपका एनारोबिक रिस्पिरेशन और आपका एरोबिक रिस्पिरेशन दोनों होता है। एनारोबिक में क्या होगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 ATP 2 NADH फ्री करके क्या करेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाएगा। अब जो इसका NADH है वो किसमें पार्टिसिपेट कर जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, वहां पर 6 ATP या 4 ATP का फॉर्मेशन करेगा। वहीं आपका एनारोबिक ग्लूकोज में क्या होगा? ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल भी 2 ATP 2 NADH को क्या करेगा? फ्री करेगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाएगा। बट यहाँ पर आपका जो ATP बनेगा वो 2 ही बनेगा। तो ये था हमारा कंसेप्ट एनारोबिक रिस्पिरेशन का। किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रह गया होगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा आपका। तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज में और मिलते हैं नए पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट।